नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि डॉक्टर लियो रिवेलो जी के साथ एक बेहद ज़रूरी इंटरव्यू हुआ है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो उस वीडियो को जाकर के ज़रूर देख लेना। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। अब करते हैं किसानों की बात। किसान आंदोलन को लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन इस आंदोलन का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। इसी दौरान मेघा पटकार, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो किसानों के साथ लगातार खड़ी हुई हैं। उनकी वीडियो शायद अक्सर आपने देखी होंगी। आज फिर से आप ग्राउंड रिपोर्टिंग देखिए। सीधे लाइव लेकर के चलते हैं मेघा पटकार के पास। क्या कहती हैं वो किसान आंदोलन के बारे में और किस प्रकार चुनौती दी है उन्होंने सरकार को। आइए उनके मुंह से ही सुनते हैं पूरी बात। 10 साल यहाँ रुके थे कसरावत के में, और दूसरी ओर आज 1 महीना पूरा हो रहा है किसान आंदोलन का। किसान मतलब केवल जमीन मालक नहीं, किसान की परिभाषा में हमारा 500 संगठनों का अब राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा जो बना है, उसके अनुसार खेत मजदूर भी शामिल है, पशुपालक भी शामिल है, मछुआरे भी शामिल है और वनोपज पर जीने वाले आदिवासी भी शामिल है। निमाड़ के किसान इसको भूले नहीं कि खेत मजदूर के हाथ मिट्टी में होते हैं, उनकी मेहनत के बिना कोई उपज नहीं होती है। लेकिन किसान को आज हर 17 मिनट में एक किसान देश में आत्महत्या कर रहा है। आप केवल बड़े किसानों का चित्र चरित्र देखकर मत जाइए। हर किसान कर्जदार है और कर्जा मुक्ति की मांग हमारे किसान मोर्चा ने कर की एक विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया। मांग की कि ऐसा कानून होना चाहिए कि एक बार किसान की कर्जे की पार्टी खाली होनी चाहिए, क्या बोलेंगे, पोछी जानी चाहिए, और संपूर्ण कर्जा मुक्ति किसान की मतलब मजदूर की, हर मेहनत करने वाले की होनी चाहिए। धनगर समाज के पशुपालकों का भी कर्जदारी हमने देखी है, मछुआरे भी कर्जदार हैं, लेकिन उस पर कानून नहीं लाया मोदी सरकार ने। और तो और हर उपज का सही दाम, ये तो बिल्कुल हक की बात है। ये स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश में कहा था कि लागत सही आंकना चाहिए। हर किसान के घर के लोग जो मेहनत करते हैं, उनके श्रम की कीमत भी लागत में होनी चाहिए, और हर उपज के जो लागत होगी उसका 1.5 गुना तो मिलना चाहिए। अब 1.5 गुना क्या बड़ी बात है? 1 रुपया लागत पर 1.5 रुपया मिलना क्या बहुत बड़ी महल मांगने जैसी बात है क्या? आप ये पानी जो पीते हैं बॉटल वाटर का, उसमें कितना लाभ एक कंपनी को मिलता है, आप उसी का हिसाब कर दो। ये पानी कंपनी खरीदती है सरकार से, भूजल से निकलकर 55 पैसे लीटर से, और बेचती है 18 और 20 रुपया लीटर। ऐसा धंधा प्रकृति के संसाधनों के साथ, वो चाहे जमीन हो, चाहे केला पपीता फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे अनाज हो, जिस दाम से खरीदते हैं उसके कई गुना दाम से बेचना, और कारखाने के उत्पादन भी कई गुना दाम से बेचना, ये साजिश है। और इससे ये बड़ी बड़ी कंपनियां कितना मुनाफा पा रही है, आप सब लोग कान खोलकर एक बात सुनो। जिसके ये है पोस्टर, ये है गौतम अडानी, इनकी कमाई हर रोज की कितनी है? 384 करोड़ हर रोज इतनी कमाई कर रहे हैं। मोदी सरकार का आशीर्वाद है। इनको हजारों हेक्टर गुजरात में पहले ही अवैध तरीके से जमीनें दी गई, और अब ये बड़े बड़े गोडाउन के लिए हजारों एकड़ जमीन अपना रहे हैं, हड़प रहे हैं, उस पे ये गोडाउन बनाने वाले हैं।
नए कानून ने इनको छूट दी है कि ये कितना भी अनाज गोडाउन में भर सकते हैं। अनाज कोई अत्यावश्यक वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाला कानून ला रही है मोदी सरकार। और ये कानून वापस नहीं लेंगे तो इनकी कमाई आज जो हर रोज की 384 करोड़ है, अपने मजदूर को रोज का 384 रुपया नहीं मिलता है। देश की ये हालत आत्महत्या के लिए मजबूर कर रही है किसानों को, मजदूरों को, सबको। और तो और मुकेश अंबानी जिसकी जियो सिम अगर मुफ्त मिल गई तो आप बच्चे बच्चे भी खुश होंगे। पहले मुफ्त मिल रही थी, अब कितने रुपए में मिल रही है। लेकिन ये मुफ्त भी क्यों देते हैं कुछ साल तक? क्योंकि इनकी कमाई 2020 का आंकड़ा बता रही हूँ, हर रोज की कमाई 1085 करोड़ रुपए है, हर रोज की कमाई। और 2014 में इनकी संपत्ति थी 1,68,000 करोड़ रुपए की, 2020 में हो गई 6,58,000 करोड़। आप सोचिए, ये ऐसी कंपनियां अभी खेती में लाने वाले जो कानून मोदी सरकार ने लाए हैं, उन कानूनों का धिक्कार करना चाहिए। उनको वापस लेने के लिए लाखों किसान दिल्ली के सीमाओं पर बैठे हैं। ये कानून अगर वापस नहीं लिए जाएंगे तो न खेती बचेगी, न न्यूनतम मूल्य जो जाहिर है वो मिलेगा। घोषणा तो बहुत की है, 15 लाख आने वाले थे अकाउंट में। किसके अकाउंट में 15 लाख रुपए आए? क्या काला धन आ गया विदेश से यहाँ? तो घोषणा तो है कि न्यूनतम मूल्य बने रहेगा, मंडी चलेगी। आज ही मंडियां बंद होने की कगार में है। मंडियों में जो व्यापारी आते हैं उन्होंने सबसे पहले आंदोलन शुरू किया। एक दिन मध्य प्रदेश के सभी आढ़तियों ने क्यों मंडियां बंद रखी थी? क्योंकि उनकी संख्या 6,000 और 3,500 है, अलग अलग प्रकार के, और उनकी अभी नौकरी जाने वाली है, ये उनको समझ में आया है। मोहन भाई भी कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष है कुक्षी के, उनको भी पता है कि मंडी टिकने वाली, चलने वाली नहीं है। तो ये मंडी नहीं चलेगी। और बड़ी बड़ी कंपनियां व्यापारियों के मंडी को 20 साल का लाइसेंस दे रही है मध्य प्रदेश की सरकार। तो वो लोग एक साल कुछ समय कुछ किसानों को अच्छा दाम दे देंगे, लेकिन कैसे फंसाएंगे? अभी होशंगाबाद की हकीकत सुनी आपने। एक तो उन्होंने कहा कि हम धान सबका खरीदेंगे, किसी का 20 एकड़ का, किसी का 10 एकड़ का, और जब धान निकला तब उन्होंने कहा कि नहीं खरीदेंगे, इसमें जहर है। लोगों ने कहा हम तो कंपनियों का दवा लेकर डालते आए, इस बार भी वही डाली है। लेकिन एक किसान को थोड़ा धान खरीदा और उसी दवाई का उपयोग करने वाले उसके पड़ोसी किसान को कहा कि नहीं खरीदेंगे। अब जो करार किया था उस पर कंपनी का कोई अंगूठा भी नहीं लगा था, स्टैम्प सिक्का भी नहीं था। तो अब किसान लड़ेंगे भी कैसे? इस प्रकार के कंपनियों को खेती में आकर ठेका लेने के लिए जो नया कानून लाया है, उनकी मंडियां बनाने के लिए जो नया कानून लाया है, उनके गोडाउन में कितना भी अनाज जिसकी पहले छूट नहीं थी जमाखोरी की, देश में 1955 का कानून था कि अनाज क्या बोलते हैं, स्टॉक करके जमा करके नहीं रख सकता है कोई, नहीं तो बड़े बड़ी कंपनियां अनाज जमा के रखेगी और बाहर अपनी महिलाएं चूल्हा नहीं जला पाएगी। लेकिन अब तीसरे कानून ने वो भी छूट दी है। तो ये छूट है मुनाफाखोरी और जमाखोरी की, और इसके तहत इन 3 कानूनों का विरोध जो किसान कर रहे हैं वो कोई खलिस्तानी पाकिस्तानी नहीं है, वो सब है हिंदुस्तानी। न खलिस्तानी न पाकिस्तानी, हम हिंदुस्तानी। न खलिस्तानी न पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी। ये मैं कह रही हूँ गणपुर चौकड़ी के अलग अलग गांव के प्रतिनिधियों को कि आप मेरे साथ, हम लोग जब गए थे दिल्ली, यूपी के सरकार ने हमको 2 दिन रोका, तो 2 दिन 2 रात हम महिलाएं, हम भाई सैकड़ों की तादाद में उसी हाईवे पर रुक गए।
राजस्थान सरकार ने तो हमको खाना खिलाया, लेकिन यूपी सरकार हमको बॉर्डर न खुलते हुए रात को ठंड में बारिश आते हुए हमको वहीं रुकना पड़ा और हम रुके तो दूसरे दिन शाम को उनको बॉर्डर खोलनी पड़ी और हमको जाने देना पड़ा, क्योंकि 15 किलोमीटर तक की गाड़ियां हमने रोक के रखी थी। एम्बुलेंस जाने दी थी, बच्चों की गाड़ियां जाने दी थी, महिलाओं को छूट दी थी, लेकिन बड़ी गाड़ियां नहीं जाने दी थी। आज हर बॉर्डर पर दिल्ली के हजारों किसान पहले से बैठे हैं और अभी और आ रहे हैं। कोई मान नहीं रहा है पुलिस का बैरिकेड, क्योंकि पुलिस ने दिल्ली में आने से मना किया है। तो दिल्ली में आने तक, बॉर्डर तक तो किसान जोर लगाकर ताकत से पहुंच रहे और ये अपने बलबूते पर आए। जैसे यहाँ की कभी भी रैली निकलती है नर्मदा आंदोलन की, तो किसान अपने गांव के चंदे पर खुद के पैसे लगाकर आते हैं। आंदोलन कोई विदेशी धन पर चला नहीं, चलता तो आज हम जेल में होते। आप ध्यान में रखना कि उन किसानों पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो तद्दन झूठ आरोप है। वहाँ जो किसान हैं उनकी गांव की रसद आ रही है, उस रसद पे वो खिला रहे हैं, वो लंगर सेवा दे रहे हैं। ये तो पंजाब की परंपरा है, ये सिखों की परंपरा है। किसी भी गुरुद्वारा में आप जाइए, आपको खाना मिलेगा, कोई न जात पूछेगा, न पात पूछेगा, न धर्म पूछेगा, और गरीब को भी हंसते हंसते खिलाते हैं। लेकिन आज वहाँ ठंडी में बैठे हुए किसान ये संकल्प लिए हैं कि वो वापस नहीं जाएंगे जब तक कि तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते और बिजली बिल भी वापस नहीं लिया जाता। बिजली बिल क्या है? बिजली में आज के रोज किसान और व्यापारियों के दाम में फर्क है, भाव में फर्क है। लेकिन अब ये नया कानून लाया है जिससे ये जो सब्सिडी दी जाती है, किसान को सस्ते में बिजली दी जाती है, वो बात रद्द हो चुकी है। और अब किसान को भी और बढ़ते दाम पर, जैसे डीजल के दाम बढ़ते गए, बिजली के दाम बढ़ते जाएंगे। इस कानून के तहत अभी मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि बिजली की जो सरकारी परियोजना है, जो विद्युत परियोजना, वो 1 रुपये के लीज पर, जिसकी करोड़ों रुपयों की संपत्ति है, वो 1 रुपया की लीज पर बड़ी कंपनियों को देने वाले हैं। अरे इनके बाप की संपत्ति है क्या? ये दान धर्म कर रहे हैं, ये कंपनियों को इसलिए मुनाफा दे रहे हैं। हर क्षेत्र में, शिक्षा में उनकी स्कूलें चल रही है। 5600 सरकारी स्कूलें मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी क्षेत्र की बंद कर रही है। 51 सरकारी कॉलेज बंद कर रही है। तो गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? क्या इंटरनेशनल साकेत स्कूल में जाकर लाखों रुपयों की फी भर पाएंगे? मुद्दा ये है कि कंपनियों के हाथ में देश चलाने का देना, उनकी तो संपत्ति ऐसी ऐसी बढ़ रही है, करोड़ों रुपए रोज की कमाई है। ये सुनकर भी हम हैरान होते हैं। लेकिन यहाँ न मजदूरी बढ़ती है, न किसान के अनाज का दाम बढ़ता है, न फल सब्जी का दाम बढ़ता है, न पशुपालकों के दूध का दाम बढ़ता है। अपनी जो मांग है वो हर उपज जो प्रकृति से आती है उसका दाम बढ़ना चाहिए, और वो लागत सही आकर अगर दिया जाए तो कपास का हिसाब क्या होता है? कपास का हिसाब होता है 9,000 रुपया प्रति क्विंटल। ये सही आंकड़ा होना चाहिए, लेकिन ये 5,850 घोषित करते हैं। पर मंडी में जब हम खड़े होते हैं तो हमने एक एक गाड़ी को खरीदने के लिए अंजड़ में मजबूर किया, लेकिन ये कुक्षी में भी नहीं हो रहा, ये अंजड़ में भी नहीं, ये सेंधवा में नहीं, ये मनावर में नहीं, और फंसाया जाता है। ये सील नमी गिलावा ऐसा करके मिलों को दे रहे हैं। ऐसा हर फसल में हो रहा है। अभी मोहन मेहताब के पपीते 6 रुपये में व्यापारी खरीदना चाहते हैं मंडी में, और बंबई में 60 रुपये में बेचे जाते हैं। टिकरी भी जाओ या बड़वानी, एक फेरी वाले के पास जाओ, 35 रुपये में बेचा जाता है। तो आप समझिए कि फल और सब्जी का भी दाम जाहिर होना चाहिए, दूध का भी दाम जाहिर होना चाहिए, और उस पर ऐसा कानून बनना था जिसका मसौदा हमारा दे दिया है लोकसभा में, लेकिन उस पर निर्णय न लेते हुए
उल्टे कानून लाए जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि न्यूनतम मूल्य बना के रहेगा, लेकिन उस पर कानून क्यों नहीं लाया? ये तीनों कानूनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य का नाम भी नहीं है। अगर उसका कानून लाते तो अभी जैसे वहीद भाई ने कहा कि वो जो नहीं देगा उतना मूल्य तो जेल जाना पड़ेगा, ऐसी सजा वाला कानून होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो देश पूरा, देश के किसान, देश के मजदूर केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात में भी, गुजरात के सैकड़ों किसान वहां सीमा पर बैठे हैं दिल्ली के, और वो पूरी गुजरात में क्या हकीकत है उसकी पोल खोल कर रही है। मध्य प्रदेश के हम लोग जब जाके कई दिनों तक वहीं रहे सिंघू बॉर्डर पर, क्योंकि राष्ट्रीय समिति है हमारी जो आंदोलन पर रोज चर्चा करके निर्णय लेती है। आज हम मोदी सरकार का धिक्कार करते हैं, क्योंकि 1 महीना हुआ है, 42 किसान शहीद हुए हैं, एक को भी कोरोना नहीं है, एक ने भी मास्क नहीं लगाते हैं वहाँ, लेकिन वो खाना पीना किसानों के बलबूते पर चल रहा है। और लोग जगह जगह से आकर वहाँ कोई कंबल देता है, कोई खाना देता है, कोई छाछ पिलाता है। ऐसा चित्र है क्योंकि पूरा देश समझ रहा है। केवल भ्रामक प्रचार देखने और सुनने वाले भ्रमित हैं, बाकी देश के लोग समझ रहे हैं कि अगर ये कानून लाएंगे तो न खेती बचेगी न राशन व्यवस्था बचेगी। अभी नीति आयोग ने जो पहले ही कहा था कि राशन व्यवस्था की जरूरत नहीं है, खत्म करो और अकाउंट में थोड़े से पैसे डालो, अभी फिर से ये बात पूरी चली है दिल्ली में कि राशन व्यवस्था खत्म करके अनाज देने के बदले पैसा डालो। तो क्या पैसा बचेगा? क्या पति शराब पीने से रुकेगा? नहीं रुकेगा। और ये चाल है क्योंकि ये कंपनियां खुद के गोडाउन में बनने वाली है राशन का अनाज, और सरकारी गोडाउन जो FCI का होता है उस पे नहीं भरने वाला है अनाज। और इन गोडाउन का निर्माण चालू हुआ है। गुजरात के एक पुलिस अधिकारी ने पूरे जाहिर किया है कि अडानी ने कितनी जमीन गुजरात में हड़प ली है। यहाँ भी अपने नर्मदा घाटी के पास के गांव में करौली के बाजू अंबानी जमीन लेने के लिए अपने एजेंट्स पिछले कुछ सालों से छोड़ चुका है। तो ये कहते हैं कि मंडी में जो भ्रष्टाचार है इसीलिए आपको दूसरी मंडी चाहिए। मंडी में भ्रष्टाचार बहुत छोटा है तुलना में, उसको बंद करना सरकार के दब में है, पर वो नहीं करते हैं। समिति जो होती है मंडी में, उनका काम होना चाहिए कि जो दाम जाहिर किया है उसी दाम से खरीदने के लिए मजबूर करें। और मिल जो कपास लेती है वो क्विंटल पर 5 किलो 10 किलो कम वजन दिखाती है, उस पर भी सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। उसके बदले ये बड़े भ्रष्टाचारी, ये है देश के बड़े भ्रष्टाचारी, इनको ला रहे हैं। तो साथियों, आज 1 महीना तक 5 बार हमारी समिति के साथ चर्चा हुई, लेकिन जवाब सही साथ नहीं दिया गया। अब फिर से न्योता आया है, 2 बार निमंत्रण पत्र आया है, लेकिन दूसरी बाजू जो झूठा प्रचार कर रहे हैं, किसानों की अवमानना कर रहे हैं, इसीलिए उसका करारा जवाब देने के बाद अब 29 तारीख को दोपहर को फिर से चर्चा होने वाली है। आप समझिए कि जब आंदोलन होता है, नर्मदा आंदोलन हो कि किसान आंदोलन हो, तब झूठे आरोप लगाना सत्ताधीश हरदम करते हैं। हमारे खिलाफ भी आरोप लगाए विदेशी पैसे पर चलते हैं। अरे ये गाड़ी किसने दान दी है? ये झंडे का कपड़ा कैसे खरीदते हैं? अनाज कार्यालय में कौन देता है? कार्यालय कितनों के नाम पर है, कौन बांधते हैं? आप जरा कोशिश तो करो, खोज तो करो। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद कौन हार गए हैं? वो अडानी के ही चेले थे जो विरोध में थे, उनको नर्मदा का पानी ज्यादा से ज्यादा चाहिए था, इसीलिए आज बांध बन गया। पर कच्चा सौराष्ट्र के किसान इस आंदोलन के साथ खड़े हैं और चिल्ला रहे हैं कि हमारा पानी भी नहीं मिला है और हमारी खेती हम नहीं खोने वाले हैं। तो हर प्रकार से किसान मजबूर है। फसल बीमा में भी कंपनियों ने हजारों करोड़ रुपए की लूट की है। आपके एक गांव से फसल बीमा में आपने जितना प्रीमियम का पैसा डाला, पर जब मिर्ची पर वायरस आया या अकाली वर्षा आई,
आपका नुकसान हुआ तो आपको बीमा में अगर पैसे नहीं मिलते हैं नुकसान भरपाई के, तो बीमा का मतलब क्या है? ये सब झूठ चल रहा है। ये सब कंपनियों के साथ सरकार की भागीदारी है और ये भागीदारी से उनको बहुत बड़ा फायदा राजनीति में मिलता है। ये जो खरीदी बिक्री होती है विधायकों की, 50 करोड़ रुपया देकर एक विधायक एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाता है। ये जो पैसा बांटते हैं चुनाव में, ये सब ये अडानी अंबानी से आता है, जिनकी रोज की कमाई अगर 384 और 1085 करोड़ रुपया है, तो उनको क्या जाता है चुनाव के लिए पार्टियों को पैसा देने। और इसलिए इनके पक्ष में कानून बन रहे हैं। हम मोदी सरकार के जवाब न देने का आज धिक्कार करते हैं, धिक्कार करते हैं, धिक्कार करते हैं। तो केंद्र सरकार का धिक्कार है, केंद्र शासन का धिक्कार है। क्यों धिक्कार है? क्योंकि 5 बार चर्चा हुई, उसमें सही क्या हुआ ये हम कमेटी के लोग ही जानते हैं। एक बार भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। 5 बार उन्होंने केवल हमारे कमेटी के लोगों को ही पूछा बार बार, आप बताइए, आप बताइए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। सबने बताया, कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं। लेकिन 5वीं चर्चा तो अमित शाह जी के साथ हुई। उनका क्या काम था? वो तो गृह मंत्री है, कृषि मंत्री नहीं। लेकिन उसके बाद फिर लिखित में जो दिया उसका जवाब भी मेरे पास है। उसमें उन्होंने साफ कहा है कि ये राशन व्यवस्था में भी वो बड़ी कंपनियों का पूंजी निवेश लाने वाले हैं। उसने कहा है कि किसानों की जगह पर 10,000 कंपनियां बनाने वाले हैं, जो प्रोड्यूसर कंपनी होती है। ऐसा कौन से किसानों को लेकर बनाएंगे? बड़े बड़े मुट्ठी भर किसानों को लेकर, और ये कंपनियां सबको फंसाएगी, फंसा रही है। इसीलिए हम लोगों को ये किसान आंदोलन में शरीक होना जरूरी है। जिन लोगों को दिल्ली जाने की इच्छा है वो अपने नाम दर्ज करें। हमारे रोहित भाई को, महेंद्र भाई को, पवन भाई को आप नाम दे दीजिए। हम सब लोग एक न एक दिन फिर से जल्दी दिल्ली जाने वाले हैं। आपको वहाँ का किसान तीर्थ देखना ज़रूरी है, उनका नज़रिया देखना ज़रूरी है, वहाँ की सच्चाई जानना ज़रूरी है। अभी मुझे फ़ोन आ रहे हैं, हम दीदी हम इस बॉर्डर पर पहुंच गए, हम इस बॉर्डर पर पहुंच गए। हरियाणा के गुड़गांव में कल बड़ी महापंचायत हो रही है, उनका फोन आ रहा है। खाप पंचायतों ने पूरा 84 गांव की समर्थन देकर हजारों किसानों को राजस्थान हरियाणा की बॉर्डर दोनों बाजू रास्ता रोक कर रखे, क्योंकि किसानों को दिल्ली जाना था। ये दिल्ली नहीं जाने दे रहे, बैरिकेड इन्होंने लगाए हैं, हजारों पुलिस खड़े हैं। लेकिन हिम्मत हो तो जालियनवाला बाग के जैसे आजादी आंदोलन में हुआ था वैसे करके दिखाए तो मानेंगे हम। लेकिन शहीद हुए किसान आज भी संकल्प लेकर ही बैठे हैं, और ये आप और हम सबके लिए है, वो केवल उनके फायदे के लिए नहीं है। इसलिए हम सब लोगों को ये समझना चाहिए कि ये बात केवल किसान मतलब जमीन मालिक नहीं, मजदूर, मछुआरे, पशुपालक भी इसमें शामिल है। हमने जो कानून बनाकर लोकसभा में रखा है, जिसको पास करने का आग्रह है, उसमें दूध का भाव भी बढ़ाना है, उसमें मछली का भाव भी तय करना है, उसमें वन उपज जो आदिवासी निकालते हैं, महुआ हो, तेंदुपत्ता हो, उसका भाव भी सही देना है, और उन सभी पर कानून होना है। तो मजदूरों की मजदूरी टिकेगी और बढ़ेगी। नहीं तो निमाड़ के जितने मजदूर जाते हैं इंदौर, उससे कई गुना ज़्यादा इंदौर में जाकर गरीब बस्ती झोपड़पट्टी में रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे, अगर यहाँ की खेती जो डूब चुकी है उसके आगे और ख़त्म होगी तो इसीलिए हम लोग आज धिक्कार दिवस पर एकत्रित हुए हैं। आप तो सब केवल प्रतिनिधि हैं। आज शाम को ही घर जाकर आपको जो संकल्प हमारा है, जिसको अभी पढ़ के दिखाया जाएगा, और उस संकल्प पर जो जो मंजूर करते हैं वो हस्ताक्षर करें। ऐसा बड़ा अभियान गांव गांव, घर घर, भाई और बहन, युवा साथी, बूढ़े, सब ने हस्ताक्षर करके चलाना आज से शुरू करना है। और जिनको दिल्ली जाना है वो लोग तैयार हो जाइए। रेलवे है,
बहुत ही कम खर्चे में जाते हैं। पहले अपन गाड़ियां किसानों की लेके गए थे, कम से कम खर्चे में ही उन्होंने गाड़ी दी थी, पर अपने पास इतना धन नहीं है। तो यहाँ के किसान, मजदूर, मछुआरे, पशुपालक अगर तय करते हैं तो फिर से हम दिल्ली चलो कर सकते हैं। अभी 3000 महाराष्ट्र के किसानों को हमने विदाई दी 23 तारीख को, परसों वो पहुंच गए दिल्ली के सीमा पर। 5000 नए किसान उत्तर प्रदेश से गाजीपुरा बॉर्डर पर पहुंच गए। चालू है किसानों का आना, और इसलिए मोदी सरकार मन की बात में कुछ भी कहे, लेकिन वहाँ बार बार पत्र भेजा जा रहा है हमारी कमेटी को, और चर्चा कब करेंगे पूछ रहे हैं। लेकिन अभी आज जो पत्र भेज दिया है, उस पत्र में पहला एजेंडा है कि 3 कानून वापसी पर पहले जवाब दो। फिर दूसरे मुद्दे भी हमने लिखे हैं, जिसमें उपज का सही दाम का भी मुद्दा है। तो लड़ेंगे। अडानी अंबानी की जागीर नहीं, अडानी अंबानी की जागीर नहीं। 1 जनवरी को पूरे देश में जियो की सिम तो बदलना शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में अकेले 1 करोड़ लोगों ने जियो की सिम छोड़ दी है। आप सब लोग जियो की सिम छोड़ दो। BSNL के 80,000 कर्मचारियों की नौकरी जा रही है, क्योंकि अंबानी ने ये रोज की 1085 करोड़ की कमाई के लिए पूरे अवकाश पर अपना कब्जा किया है, जिसको सरकार ने उनकी छूट दी है। और BSNL सरकार की कंपनी घाटे में बेच दी है, लोगों को नौकरी छोड़नी पड़ रही है। ऐसी स्थिति में हमारा फर्ज बनता है कि हम अडानी के और अंबानी के उत्पादनों का बहिष्कार करें। फॉर्च्यून कंपनी जो अडानी की है, अब आप अगर अडानी ने इसमें जो खेती के उपज पर जो पाया है, वो अगर आप देखेंगे तो रिलायंस का दिखाओ। 2014 में रिलायंस के रिटेल का जो धंधा था, उससे उनकी संपत्ति बनी थी 14,556 करोड़ की, और 2020 मतलब 6 साल में उनकी संपत्ति उसके द्वारा पाई गई केवल अनाज और इसके व्यापार से, जो क्या बोलते खुदरा व्यापार से, वो हुई है 1,62,000 करोड़। तो आप समझिए कि यहाँ मजदूर की मजदूरी 100 रुपये से नहीं भाई बढ़ी है, उल्टी कम होती जा रही है लॉकडाउन से। किसान का दाम कम होता जा रहा है और इनकी बाकी कमाई और मुनाफाखोरी बढ़ रही है। तो लड़ेंगे। मोदी सरकार होश में रहो, मोदी सरकार होश में आओ। राशन व्यवस्था खत्म करके नहीं चलेगा, राशन व्यवस्था खत्म करना नहीं चलेगा। अडानी अंबानी की खेती में घुसपैठ नहीं चलेगी, अडानी अंबानी की खेती में घुसपैठ नहीं चलेगी।